तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 9th होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि झारखंड में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं, इन सभी नदियों के बारे में लोकेशन आपको बताया गया था। आज के क्लास में हम लोग इन नदियों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में ढाल के अनुसार प्रवाहित होने वाली जो अपवाह तंत्र है, ये 4 प्रकार की है। अगर हम लोग इन अपवाह तंत्र की बात करें तो सबसे पहले आपका उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली जो नदियां हैं, ये है पहला अपवाह तंत्र। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदियां। तीसरा अगर अपवाह तंत्र की बात करें हम लोग तो वो है आपका दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ। और चौथा अगर अपवाह तंत्र की बात करें तो वो है आपका पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ। तो यही 4 नदी तंत्र मिलता है और इसी में ही आपका झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं वो प्रभावित होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियों के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। ढाल के अनुसार झारखंड में 4 प्रकार के अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, इनको गंगा नदी तंत्र कहा जाता है। तो सबसे पहला नदी है आपका कन्हान नदी। तो कन्हान नदी का हम लोग अगर लोकेशन देखें तो वो ये है आपका, कुछ इस तरह से होगा। और ये जो कन्हान नदी है ये छत्तीसगढ़ से आती है और झारखंड के साथ ये 80 किलोमीटर की लगभग ये बाउंड्री यानी कि सीमा बनाती है। तो सबसे पहला नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कन्हान नदी। तो इसके बारे में देखिए कि ये छत्तीसगढ़ के पाट रीजन से इसका ओरिजिन होता है। तो अगर इसकी स्थापना अगर बात की जाए कन्हान नदी की, तो इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ के पाट रीजन से होती है। आपको ये पिछले क्लासेस में बताया गया था कि जो झारखंड में पाट क्षेत्र है, इसका अधिकांश भाग मोर देन 70% ये आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और झारखंड में इसका मात्र 30% जो भाग है वो पाट क्षेत्र का मिलता है देखने को। तो जो कन्हान नदी है इसका स्थापना छत्तीसगढ़ के पाट रीजन से ही होता है। आगे देखिए, ये झारखंड में इंटर करती है गढ़वा के भंडरिया ब्लॉक से, ठीक है। तो आपको पता है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच में जो कन्हान नदी है लगभग 80 किलोमीटर की बाउंड्री ये शेयर करती है और ये छत्तीसगढ़ से झारखंड में गढ़वा के भंडरिया ब्लॉक से ये आती है या इंटर करती है। इसके अलावा देखिए, कन्हान नदी जो है वो अगेन गढ़वा के धुरकी ब्लॉक से ये बाहर निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र मतलब डिस्ट्रिक्ट में ये इंटर करती है। और अगर हम लोग फिर से एक बार लोकेशन देखिए हम लोग, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कन्हान नदी है ये यहाँ से इंटर कर रही है। ये पाट क्षेत्र छत्तीसगढ़ में ये इसका उद्गम होता है और ये झारखंड में आपका गढ़वा का जो भंडरिया ब्लॉक है इससे ये इंटर करती है और इसके बाद फिर ये गढ़वा का एक और ब्लॉक है जिसको हम लोग धुरकी ब्लॉक कहते हैं और ये धुरकी ब्लॉक से ये बाहर निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जाकर ये मिल जाती है। अगर हम लोग कन्हान नदी के ऊपर अगर उपस्थित जितने भी वाटरफॉल है, अगर इम्पोर्टेंट वाटरफॉल की बात करें तो वो है आपका सुखलदरी, बालचौरा, हेसातू जिसको गूंगा झंझ भी कहते हैं। तो ये 3 जो वाटरफॉल है सुखलदरी, बालचौरा, हेसातू या फिर गूंगा झंझ, ये तीनों वाटरफॉल गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में ही ये लोकेटेड है। इसके बाद अगर हम लोग सोन नदी की बात करें उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में, पहला तो कन्हान नदी हम लोग देख चुके हैं। अब अगर सोन नदी की बात करें तो सोन नदी मैप में कुछ इस तरह से प्रवाहित होती है। ये रहा आपका सोन नदी। तो सोन नदी एकदम नॉर्थ की ओर पे ये प्रवाहित हो रही है सोन नदी। सोन नदी के बारे में आइए फैक्ट हम लोग जानते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये है आपका कि सोन नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक यानी कि मैकाल पर्वत से इसका स्थापना होता है।
तो अमरकंटक यानी कि मैकाल पर्वत से इसका स्थापना होता है। और जो सोन नदी है ये एक अध्यारोपित नदी है यानी कि सुपर इम्पोज्ड रिवर है, और ये एक रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है, यानी कि रिफ्ट जो घाटी है इसमें सोन नदी फ्लो करती है। आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि जो सुपर इम्पोज्ड जो नदी है यानी कि अध्यारोपित जो नदी है, तो आपका दामोदर नदी, सोन नदी, चंबल नदी, ये सभी सुपर इम्पोज्ड रिवर के एग्जाम्पल हैं। और ये सभी जो नदियां हैं ये सोनाटा फॉल्ट में ये प्रभावित होती है। सोनाटा फॉल्ट यानी कि फॉल्ट भ्रंश होती है, तो भ्रंश के सहारे ही इन नदियों का अपवाह क्षेत्र है। तो सोनाटा के अंतर्गत आपका सोन नदी आएगा, आपका नर्मदा नदी आएगा और आपका तापी नदी आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सोन जो नदी है, सोन नदी घाटी में गोंडवाना कोयला का निक्षेप मिलता है। आपको बताया गया था कि झारखंड में जितने भी कोयला मिलते हैं यानी कि गोंडवाना कोयला जो मिलते हैं, इनका जो निक्षेपण है यानी कि डिपोजिशन, ये झारखंड के 8 नदी घाटियों में होता है। वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, ये इन तीनों राज्यों के और इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। कौन? सोन नदी। तो सोन नदी के बारे में एक पॉइंट है कि ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद जो है बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, और गढ़वा यानी कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, इन सभी के बीच में ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। और अगर सोन नदी की अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये आपका पलामू और गढ़वा में लगभग ये फ्लो होती है। तो सोन नदी पलामू में और आपका गढ़वा में प्रभावित होती है। और अगर सोन नदी की अगर हम लोग इसका अगर लोकेशन हम लोग देखें, मतलब ये कितना किलोमीटर ये प्रभावित होती है, अगर इसकी लंबाई देखें तो वो लगभग 784 किलोमीटर ये प्रभावित होती है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ लिखा हुआ था इस कारण से आपको बता दिया गया। अब देखिए, नेक्स्ट जो नदी है वो आपका इम्पोर्टेंट नदी है। यहाँ पे अमानत नदी लिखा हुआ, लेकिन अमानत नदी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब आइए नेक्स्ट में आपका है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी के बारे में भी हम लोग लोकेशन देख लेते हैं कि उत्तरी कोयल नदी आपका कहाँ पे है। तो सोन नदी के जस्ट नीचे वाले भाग से एक नदी निकल रही है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी कोयल नदी, और ये ठीक जाकर गुमला के चैनपुर ब्लॉक के ही आगे पीछे ये जाकर ख़त्म होती है, पार्टीजन को क्रॉस करके। तो ये जो मैप में दर्शाया गया है ये है आपका सोन नदी, मतलब ये उत्तरी कोयल नदी है। कन्हा नदी हम लोग पढ़ चुके हैं, सोन नदी भी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग उत्तरी कोयल नदी पढ़ रहे हैं। उत्तरी कोयल नदी जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक नदी है। उत्तरी कोयल नदी के बारे में ये बताया जाता है कि ये गुमला के चैनपुर ब्लॉक से निकलती है। तो उत्तरी कोयल नदी जो है वो गुमला के चैनपुर ब्लॉक से निकलती है, और ये पाट क्षेत्र का जो पूर्वी कगार है इसके सहारे ये नॉर्थ की ओर मतलब फ्लो होती है। तो गुमला के चैनपुर ब्लॉक से आपका उत्तरी कोयल नदी भी निकल रहा है, और गुमला के चैनपुर ब्लॉक से आपका शंख नदी भी निकलती है, इसको भी आप याद रखिएगा। और जो उत्तरी कोयल नदी है ये अगर इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो ये आपका उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तरी कोयल नदी। इसके बाद देखिए, ये गुमला के बिशनपुर के आसपास में ही बाहर बरवे का निर्माण करती है। आपको सबसे पहली क्लास में ही बताया गया था कि जो उत्तरी कोयल नदी है ये गुमला के बिशनपुर के आसपास बाहर बरवे का निर्माण करती है। वहीं जो शंख नदी है वो सदनी घाघ वाटरफॉल के जस्ट नीचे, और जो आपका राजा डेरा का जो पठार है उसके नीचे में भीतर बरवे का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि शंख नदी के द्वारा मतलब किस मैदान का निर्माण होता है, तो वह है आपका भीतर बरवे का मैदान। वहीं अगर उत्तरी कोयल नदी के द्वारा किस मैदान का निर्माण होता है, तो वह है आपका बाहर बरवे के द्वारा। और यह किस जिला में होता है, तो गुमला जिला में होता है, और गुमला जिला का एक प्रखंड है बिशुनपुर, तो वहाँ पे ये होता है। आगे देखिए, जो आपका मतलब कि बाहर बरवे का जो मैदान है ये आपका चावल उत्पादन क्षेत्र है। ये आपका चावल उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो उत्तरी कोयल नदी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियाँ, यानी कि इसकी जो भी सहायक नदी है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है, उसका नाम है आपका अमानत नदी। ये जो पीछे छूट गया था, इस अमानत नदी के बारे में बात किया जा रहा है। ये देखिए, जो यहाँ पे अमानत नदी है, ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। अब हम लोग अमानत नदी का लोकेशन देख लेते हैं मैप में कि कहाँ पे है अमानत नदी। तो ये रहा आपका अमानत नदी। अमानत जो नदी है ये नॉर्थ की ओर प्रवाहित होती है और ये उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है। अगर हम लोग उत्तरी कोयल की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो एक है आपका अमानत नदी, इसके जस्ट नीचे में आपका एक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं औरंगा नदी। तो ये रहा आपका अमानत नदी, ये रहा आपका औरंगा नदी। उत्तरी कोयल की और एक सहायक नदी है जो है आपका घाघरा, और उत्तरी कोयल की एक और सहायक नदी है जो कि है बूढ़ा नदी। वहीं अगर हम लोग औरंगा नदी की बात करें तो औरंगा नदी में आकर एक और नदी मिल रही है, एक नदी है आपका ताता नदी और एक है आपका सुक्री नदी। तो इन नदियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं अमानत नदी के बारे में। सबसे पहले ये जानिए कि जो अमानत नदी है इसका जो निर्माण हो रहा है, ये हजारीबाग जो पठार है इसके उत्तरी कगारी क्षेत्र से इसका निर्माण होता है, यानी कि चतरा से। आपको ये बताया गया था कि हजारीबाग का जो आपका पूर्वी कगार है जिसको हम लोग पद्मा कहते हैं, वहाँ से आपका ब्राकर नदी निकलता है। वहीं हजारीबाग का जो पठार है इसके उत्तरी कगारी क्षेत्र से यानी कि चतरा से आपका अमानत नदी का निर्माण होता है। वहीं अगर अमानत नदी का अगर हम लोग देखें कि ये किस किस ज़िलों में प्रवाहित होता है, तो वह है आपका चतरा, लातेहार और हजारीबाग। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ये अमानत रिवर जो है वो फ्लो करती है। आगे देखिए, अमानत जो नदी है ये डाल्टनगंज के नज़दीक कजरी के पास ये जाकर नॉर्थ कोयल में ये मर्ज हो जाती है। तो अभी बताया गया था कि अगर हम लोग उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियों के बारे में देख रहे हैं, तो जिसमें उत्तरी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो वह है आपका अमानत नदी। और जो अमानत नदी है ये डाल्टनगंज में कजरी के पास जाकर ये उत्तरी कोयल में मिल जाती है। वहीं अगर अमानत नदी की और भी कई सहायक नदियां हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अमानत नदी की सहायक नदी है, पहला आपका जिजोई है, दूसरा आपका जमुनिया है, तीसरा खैरा है, चौथा चाको है, पांचवा आपका माइला है, छठा आपका सलाही है और सातवां आपका पाटन है। तो जमुनिया, जिजोई, खैरा, चाको, माइला, सलाही, पाटन, ये सभी अमानत नदी की सहायक नदी है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ, जिनमें से हम लोग अमानत नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं उत्तरी कोयल की और भी जो सहायक नदी है उनके बारे में। सबसे पहले देखिए, उत्तरी कोयल की सहायक नदियों में हम लोग देखते हैं, एक है आपका बूढ़ा नदी, एक है आपका औरंगा नदी। और औरंगा नदी की भी 2 सहायक नदी है, एक है आपका सुक्री नदी और एक है आपका घाघरी नदी। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तरी कोयल की एक सहायक नदी है जो है आपका अमानत नदी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका सहायक नदी है वो है आपका बूढ़ा नदी। तो बूढ़ा नदी के बारे में आइए देखते हैं हम लोग। ये रहा आपका बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी कहाँ है, लोकेशन में हम लोग देख चुके हैं। तो जो बूढ़ा नदी है इसका जो ओरिजिन हो रहा है ये पाट क्षेत्र लातेहार के महुआ टाँड़ से हो रहा है। तो लातेहार में एक जगह है जिसका नाम है महुआ ताड़, और लातेहार जो है ये पाट क्षेत्र का ही भाग है। आपको बताया गया था कि पाट क्षेत्र जो है वो लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा का थोड़ा सा पार्ट में ये जो पाट क्षेत्र है ये त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है। तो लातेहार का एक महुआ टाँड़ प्लेस है, वहाँ से बूढ़ा नदी का ओरिजिन हो रहा है। ठीक है। और जो मतलब कि महुआ टाँड़ में जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से बूढ़ा नदी, तो इसी बूढ़ा नदी के जस्ट किनारे में ही एक भेड़िया अभयारण्य है। कहाँ पे, तो महुआ टाँड़ में है। और ये याद रखिएगा कि जो आपका महुआ टाँड़ में जो भेड़िया अभयारण्य है ये ग्रे वुल्फ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका ये बताया जा रहा है नेक्स्ट बात कि
बूढ़ा नदी जो है, तो बूढ़ा नदी जो है ये एक बूढ़ा घाघ वाटरफॉल का ये निर्माण करती है। तो जो बूढ़ा घाघ वाटरफॉल है, ये इसका अगर ऊंचाई बात करें हम लोग, तो इसका ऊंचाई 142 मीटर है। और अगर इसको फीट में देखें तो ये आपका 466 फीट हो गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये झारखंड का, मतलब कि ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है बूढ़ाघाघ वाटरफॉल। और बूढ़ाघाघ वाटरफॉल को ही हम लोग लोध वाटरफॉल भी कहते हैं। इसके अलावा झारखंड गजेटियर के अनुसार एक बात बताया गया है कि जो बूढ़ाघाघ वाटरफॉल है, ये भारत का, पूरे भारत का 21वां सबसे बड़ा वाटरफॉल है। बूढ़ा नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है और इसका नाम है बूढ़ाघाघ वाटरफॉल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नदी। वो नदी है आपका औरंगा नदी। तो औरंगा नदी का अगर हम लोग लोकेशन देखना चाहें तो वो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं और अभी भी देखे हैं। तो औरंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट। तो जो औरंगा नदी है, ये लोहरदगा के किस्को ब्लॉक से इसका निर्माण होता है। अभी हम लोग देखिए बूढ़ा नदी का निर्माण पाट क्षेत्र के लातेहार में होता है। कहाँ पे? तो महुआटांड़ में। वहीं अगर औरंगा नदी की बात करें तो औरंगा नदी भी जो है ये आपका पाट क्षेत्र, लोहरदगा भी पाट क्षेत्र में आता है। तो पाट क्षेत्र के लोहरदगा जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एक ब्लॉक आता है किस्को ब्लॉक। तो किस्को ब्लॉक से ये औरंगा नदी निकलती है। और आगे देखिए, जो औरंगा नदी है ये केचकी, यानी कि जो लातेहार का एक, मतलब लातेहार ज़िला है और लातेहार ज़िला का एक ब्लॉक आता है आपका बरवाडी ब्लॉक। और बरवाडी ब्लॉक के अंतर्गत एक जगह का नाम है केचकी। तो ये केचकी में जाकर ये, केचकी के पास ये उत्तरी कोयल नदी में ये मिल जाती है। तो औरंगा नदी लातेहार ज़िला के बरवाडी ब्लॉक में एक प्लेस है केचकी। तो केचकी के पास ही जाकर ये उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। और अगर औरंगा नदी की अगर हम लोग एरिया देखें कि ये किस किस ज़िले में प्रवाहित होता है, तो वो है आपका लातेहार और फिर लोहरदगा। ये दो ज़िला में प्रवाहित होती है, लातेहार और लोहरदगा। इसके अलावा देखते हैं हम लोग औरंगा नदी की दो सहायक नदी है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक है आपका सुक्री नदी और एक है आपका घाघरी नदी। तो सुक्री नदी के बारे में ये बात बताया गया है कि इसके तट पे, यानी कि कोस्टल एरिया पे तातापानी हॉटस्पॉट यानी कि गर्म जलकुंड है। तो सुक्री नदी के ही तट पे आपका तातापानी गर्म जलकुंड है। वहीं औरंगा नदी की एक और सहायक नदी है, वो है आपका घाघरी नदी। तो घाघरी नदी जो है वो, इस पे झारखंड का दो फेमस वाटरफॉल है। तो घाघरी नदी के ऊपर ही झारखंड का दो वाटरफॉल है, यानी कि जलप्रपात है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरी जलप्रपात और आपका निचली घाघरी जलप्रपात, ये हम लोग कहते हैं। तो अभी तक हम लोग जाने हैं कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में जान रहे थे, जिसमें सबसे पहले नदी हम लोग देखिए कन्हन नदी। इसके बाद देखे हम लोग सोन नदी। इसके बाद हम लोग उत्तरी कोयल नदी देखे। और उत्तरी कोयल नदी का हम लोग सहायक नदी भी देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले अमानत नदी की बात करें, उसके बाद बूढ़ा नदी की बात किए, उसके बाद औरंगा नदी के बारे में जाने। और औरंगा नदी की भी दो सहायक नदी है, एक आपका सुक्री नदी जिसके तट पे आपका तातापानी हॉटस्पॉट है, और दूसरा है आपका घाघरी नदी जिसके तट पे आपका दो फेमस वाटरफॉल, जिसको हम लोग ऊपरी वाटरफॉल, ऊपरी घाघरी वाटरफॉल, और दूसरा है आपका निचली घाघरी वाटरफॉल, ये कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। एक है आपका पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी है, सकरी नदी, चानन नदी और फल्गु नदी। फल्गु नदी को ही हम लोग निरंजना नदी भी कहते हैं। तो आइए इसका एक बार फिर से हम लोग लोकेशन देख लेते हैं कि ये नदी कहाँ कहाँ पे प्रभावित हो रही है। तो देखिए सबसे पहला ये है आपका पुनपुन नदी प्रवाहित हो रही है, और पुनपुन नदी के द्वारा ही छतरपुर का मैदान का निर्माण होता है, यह हम लोग जानते हैं। इसके अलावा उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी में एक नदी है आपका, ये है फल्गु नदी। और फल्गु नदी को ही हम लोग निरंजना नदी कहते हैं, जिसके किनारे आपका बोध गया है। एक और नदी है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, इसका नाम है मोहना नदी। और एक नदी और है जिसका नाम है सक्रिय नदी। तो ये सभी जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इन सभी को हम लोग गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं।
सबसे पहले जो आपका पुनपुन नदी है, तो पुनपुन नदी का जो स्थापना हो रहा है ये आपका उत्तरी बाहरी पठार के उत्तरी कगार पलामू से हो रहा है। तो आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि जो बाहरी पठार है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका उत्तरी बाहरी पठार और एक है आपका दक्षिणी बाहरी पठार। और उत्तरी बाहरी पठार के अंतर्गत किसको किसको हम लोग शामिल करते हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं। आपका है गढ़वा का पठार, आपका है पलामू का पठार, आपका है चतरा का पठार, उसके ऊपर छतरपुर का पठार है, इसके जस्ट बगल में उत्तरी जो बाहरी पठार है इसका उत्तरी कगारी क्षेत्र है, इसके जस्ट नीचे में आपका कोडरमा और गिरिडीह का पठार है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो जो आपका पलामू वाला एरिया है जिसको हम लोग उत्तरी बाहरी पठार का उत्तरी कगार में शामिल करते हैं, तो यहाँ से यानी कि पलामू से जो है वो आपका पुनपुन नदी का स्थापना हो रही यानी कि ओरिजिन हो रहा है। और जो पुनपुन नदी है ये आपका पलामू में प्रभावित होती है। और पुनपुन नदी के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये पलामू में एक अपर्दित मैदान का निर्माण करती है जिसको हम लोग छतरपुर का मैदान कहते हैं। और जो छतरपुर का मैदान जो है ये पुनपुन नदी के द्वारा इसका स्थापना किया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है, इसलिए इसको पुनपुन का भी मैदान कहते हैं। और साथ ही साथ इसको हम लोग पुनपुन का ऊपरी घाटी भी इसको हम लोग कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो आपका पुनपुन नदी है इसका अगर उपनाम के बारे में बात करें तो पुनपुन नदी का उपनाम आपका कीकट है और आपका बमागध है। तो कीकट और बमागध ये आपका पुनपुन नदी का ही उपनाम है। इसके अलावा देखिए हम लोग कि पुनपुन नदी की अगर बात करें तो इसकी कुछ कुछ सहायक नदियाँ भी है, जैसे कि आपका है दारघा और मोरहर। तो दारघा और मोरहर ये दोनों पुनपुन नदी की ही सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक नदी है आपका सक्री नदी जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में एक आपका सक्री नदी भी आता है। और सक्री नदी के बारे में देखिए कि इसका जो निर्माण है वो हजारीबाग पठार के उत्तरी कगार से इसका निर्माण होता है। और ये जो है ये दक्षिणी बिहार में मार्ग परिवर्तन करने के बाद दक्षिणी बिहार में मार्ग परिवर्तन के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है। देन इसे दक्षिणी बिहार का कोसी नदी भी कहते हैं। देखिए जो सक्री नदी है इसका जो निर्माण हो रहा है ये हजारीबाग पठार के उत्तरी कगार से इसका निर्माण हो रहा है। और ये दक्षिणी बिहार में यानी कि बिहार का जो दक्षिण भाग है, कहने का मतलब है आपका झारखंड का जो उत्तर वाला एरिया है, झारखंड का उत्तर बिहार का दक्षिण, तो ये दक्षिणी बिहार में ये मार्ग परिवर्तन करती है। और मार्ग परिवर्तन करने के कारण इसमें क्या होती है, बाढ़ की समस्या आती है। देन इस कारण से जो सक्री रिवर है यानी कि सक्री नदी है इसको दक्षिणी बिहार का कोसी नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका सक्री नदी है ये हजारीबाग से निकलती है, इसलिए इसका जो प्रवाहित क्षेत्र है वो आपका हजारीबाग और कोडरमा है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका सक्री नदी है, अगर सक्री नदी की सहायक नदियों की बात करें तो वो है आपका किऊल और आपका मोरहर। तो किऊल और मोरहर ये दोनों सक्री नदी की ही सहायक नदी है। इसके अलावा देखिए जो सक्री नदी है तो सक्री नदी का एक उपनाम है जिसका नाम है समागधी। तो समागधी जो है वो सक्री नदी का ही उपनाम है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एक और नदी है जो कि उत्तर की ओर ही प्रवाहित हो रही है, वो है आपका चानन नदी। तो चानन नदी के बारे में बताया जा रहा है कि ये चतरा और कोडरमा में इसका फ्लो होता है। तो चानन नदी जो है वो चतरा में और कोडरमा में प्रभावित होती है। और अगर इसकी बात करें हम लोग चानन नदी के बारे में तो इसका निर्माण 5 जलधाराओं यानी कि छोटी छोटी नदियों के आपस में मिलने के कारण होता है। कहाँ पे, तो छोटानागपुर के पठार में। तो जैसे ये आपका है पूरा छोटानागपुर का पठार, इस छोटानागपुर के पठार में एक नदी, छोटी नदी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। तो आने के बाद यहाँ पे 5 नदी आपस में मिल गई और पांचों नदियों जब मिली है तो इससे एक नदी का निर्माण हो रहा है जिसका हम लोग बोलते हैं चानन नदी। और चानन नदी को ही हम लोग पंचानन नदी भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है आपका 5 जलधाराओं से मिलने के कारण इसका निर्माण हो रहा है।
इसके अलावा देखिए जो चानन नदी है इसकी एक सहायक नदी है जिसको हम लोग सकनी भी कहते हैं। तो जो सकनी है ये आपका चानन नदी का ही सहायक नदी है। इसके अलावा देखिए एक और नदी आपका बचता है, वो है आपका फल्गु नदी। ठीक है, और जो फल्गु नदी है तो फल्गु नदी को ही हम लोग निरंजना नदी भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो फल्गु नदी है ये आपका चतरा में आपका ये प्रवाहित होती है। देखिए यह उत्तरी बाह्य पठार का उत्तरी कगारी क्षेत्र यानी कि चतरा से निकलती है। तो जो फल्गु नदी है इसका ओरिजिन उत्तरी बाह्य पठार के उत्तरी कगारी क्षेत्र चतरा से इसका निर्माण होता है। और फल्गु नदी को ही हम लोग निरंजना नदी भी कहते हैं। और जो फल्गु नदी है इसकी सहायक नदी है जो कि मोहना है। और मोहना नदी जो है मोहना नदी का सहायक नदी है आपका बलबल। तो बलबल नदी के किनारे ही आपका बलबल द्वारी लोकेटेड है। ठीक है ना, बलबल आपका बलबल नदी के किनारे है और द्वारी आपका मोहना नदी के किनारे है। और जो मोहना नदी है ये आपका फल्गु नदी की सहायक नदी है। और फल्गु नदी जो है ये नॉर्थ की ओर प्रवाहित होती है, इसका नाम है निरंजना नदी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो बलबल नदी है ये मोहना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और फल्गु नदी का अगर स्थापना हम लोग देखें तो ये आपका उत्तरी बाह्य पठार का उत्तरी जो कगारी क्षेत्र है यानी कि चतरा, यहाँ से इसका ये निर्माण होता है। और जो आपका अभी बताया गया था कि जो उत्तरी बाह्य पठार का जो उत्तरी कगारी क्षेत्र है ये कहाँ पे है, तो जो हम लोग अगर ये देखते हैं अगर ये आपका उत्तरी बाह्य पठार है तो इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं गढ़वा का पठार यानी कि गढ़वा उच्च भूमि। इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पलामू उच्च भूमि या फिर पलामू का पठार। इसको बोलते हैं हम लोग चतरा का पठार। ऊपर में जस्ट आपका छतरपुर का मैदान है और इसके जस्ट बगल में आपका उत्तरी बाह्य पठार का उत्तरी कगारी क्षेत्र है। और इसके जस्ट नीचे में जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं कोडरमा और गिरिडीह का पठार। तो ये कुछ इस तरह है, ये मैपिंग हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, आप वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए जो आपका फल्गु नदी है तो फल्गु नदी का ही एक और उपनाम है, इसको बोलते हैं अंत सलीला। तो अंत सलीला जो है वो फल्गु नदी का ही उपनाम है। इसके अलावा देखिए जो फल्गु नदी है ये पितृ पक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान ये करने के लिए फेमस है। और यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं, यानी कि जो आपका पितृ पक्ष है इसके समय स्नान और जो पिंडदान होता है पितृपक्ष के समय, तो इस समय लोग यहाँ पे फल्गु नदी में बहुत सारे लोग आते हैं और ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। इसके अलावा देखिए कि जो फल्गु नदी है इसका तो निर्माण झारखंड में हो रही है, कहाँ से, तो वो आपका चतरा से। लेकिन इसका जो अधिकांश जो भाग है वो बिहार में फ्लो करता है। और फल्गु नदी को ही हम लोग निरंजना नदी कहते हैं और इसी के ही तट पे जो है आपका बोध गया लोकेटेड है। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो है आज उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको बताया गया था कि झारखंड में टोटल 4 तरह के जो है अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ लिए हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं इन सभी के बारे में हम लोग पढ़े हैं। कल की क्लास में हम लोग दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां और दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां और आपका पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं एक बार उसको हम लोग ब्रीफ हम लोग एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपको बताया गया था कि उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े कन्नन नदी के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़े सोन नदी के बारे में, इसके बाद हम लोग पढ़े उत्तरी कोयल नदी के बारे में। और उत्तरी कोयल नदी का फिर सहायक नदी देखे जैसे कि आपका है अमानत नदी। उसके बाद देखिए हम लोग बूढ़ा नदी। उसके बाद हम लोग देखिए औरंगा नदी, ये भी उत्तरी कोयल की ही सहायक नदी थी। और फिर औरंगा नदी की भी 2 सहायक नदी है, एक है आपका सुकरी नदी और एक है आपका घाघरी नदी। इसके बाद फिर हम लोग देखे पुनपुन नदी। पुनपुन नदी के बारे में जितना भी फैक्ट बन सकता था वो हम लोग जाने। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सक्री रिवर के बारे में जाने। नेक्स्ट हम लोग चानन रिवर के बारे में जाने।
और इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग फल्गु रिवर यानी कि निरंजना नदी के बारे में जाने। और फल्गु नदी, निरंजना नदी और अंतसलीला नदी, ये तीनों एक ही नदी का ही नाम है, तो इसमें ज़्यादा आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी वाला टॉपिक जो था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। यानी कि अगर हम लोग मैप की बात करें तो मैप में कुछ इस तरह से है, ये वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो आपका सोन नदी ये हो गया कंप्लीट, एक आपका कन्हन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, ये भी हो गया। उत्तरी कोयल नदी ये भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जो कि गुमला के चैनपुर ब्लॉक से निकलता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। पुनपुन नदी ये भी पढ़ चुके हैं। उत्तरी कोयल की अगर सहायक नदी देखिए, अगर वो है अमानत नदी, वो पढ़ चुके हैं। औरंगा नदी जान गए हैं। घाघरा नदी और आपका बूढ़ा नदी, इन दोनों के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो आपका फल्गु नदी है, जिसको हम लोग निरंजना नदी भी कहते हैं, जिसके तट पे आपका बोध गया लोकेटेड है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपका मोहना नदी, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। एक है आपका सकरी रिवर यानी कि सकरी नदी, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली जितनी भी नदी थी, ये हम लोग 8-10 ठो है, ये हम लोग जान चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, और आपका पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, और इसके अलावा रेस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट रिवर जो अन्य नदियाँ बच रही है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।